टुडे वी स्टडी सुपर कंडक्टिविटी। इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे डेफिनेशन वाला, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे कार्बन रेजिस्टेंस। जो कार्बन रेजिस्टेंस है उसके बेसिस पे 2019 में 1 मार्क्स क्वेश्चन था, फर्स्ट न्यूमेरिकल था, तो वो वहां से आया हुआ था, तो वो हम लोग लास्ट में पढ़ने वाले हैं। और जो आज टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक के बेसिस पे आपको एग्जाम्पल 5.5 और 5.6 ये दो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे अपलोडेड है, तो आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जाके दोनों क्वेश्चन सॉल्व करें। साथ ही ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं इसके PDF नोट्स ऑलरेडी आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, उस लिंक पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान दो बेटा, यहाँ हम पढ़ रहे हैं सुपर कंडक्टिविटी। आज जितना भी डेटा पढ़ाऊंगा वो सारा डेटा केवल डेफिनेशन पर्पस से है, डिटेल ना तो आपके सिलेबस में है ना ही डिटेल में हमें पढ़ना है। हमें केवल वर्ड को समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। देखो, ये सुपर कंडक्टिविटी कंडक्टर की ही प्रॉपर्टी है। कंडक्टर की क्या है? प्रॉपर्टी। लेकिन ये प्रॉपर्टी तब दिखाई देती है जब आप कंडक्टर को लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं। सर कितना लो टेम्परेचर? अगर मैं लो टेम्परेचर की बात करूं तो 0.1 केल्विन टू 10 केल्विन। अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इनके बीच में है तो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई देगी? सुपर कंडक्टिविटी। तो वो कौन सा स्टेज होगा जब हम बोल सकते हैं कि हमारा कंडक्टर सुपर कंडक्टिविटी के टर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है? तो ध्यान दीजिए, आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। ये तो उनका नॉर्मल केस है, बट कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं या कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो ये रिलेशनशिप रिप्रेजेंट नहीं करते एट लो टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर होता क्या है? ये रेजिस्टेंस का एक्सिस है और ये हमारा टेम्परेचर का एक्सिस गिवन है, और आप लो टेम्परेचर पे हैं। मान लीजिए आप 10 डिग्री या 10 केल्विन पे हैं आप लोग। इस 10 केल्विन पे कुछ अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। आपने क्या किया कि टेम्परेचर डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। किस रिलेशनशिप से? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद में आपने टेम्परेचर और डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस और डिक्रीज हुआ। बट एक पर्टिकुलर लो टेम्परेचर के बाद अगर आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस सडनली बिकम जीरो। जो रेजिस्टेंस है वो सडनली क्या हो जाता है? जीरो। तो इस पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस कितना हो गया? जीरो। यहां जो टेम्परेचर आएगा दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिसपे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू सडनली क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो वो तो कौन है बेटा? क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? TC से। और जो मटेरियल इस इफेक्ट को शो करने वाले हैं दैट मटेरियल इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर या सुपर कंडक्टिविटी। उन मटेरियल को तो क्या बोला जाएगा? सुपर कंडक्टर। और उनकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलने वाले हम लोग? सुपर कंडक्टिविटी। तो फिर से बताता हूं, सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के जनरल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट नहीं करते एट लो टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, बट एक पर्टिकुलर लो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस सडनली क्या हो जाता है? जीरो। दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। तो यही बात लिखी है मैंने। इन सम सब्सटेंस द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस इज नॉट जनरल। कुछ सब्सटेंस में रिलेशनशिप जनरल नहीं होता। होता क्या है? ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस स्लोली डिक्रीज। जब आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी स्लोली डिक्रीज हो रहा है, बट आफ्टर ए सर्टेन लिमिट ऑफ लो टेम्परेचर की एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर आपके पास द रेजिस्टेंस सडनली डिक्रीज टू बिकम जीरो। रेजिस्टेंस सडनली जीरो हो जाता है आपके पास। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कंडक्टिविटी आपके पास।
क्रिटिकल टेम्परेचर क्या बोलोगे? वो टेम्परेचर जिस पे रेजिस्टेंस सडनली जीरो हुआ, दैट टेम्परेचर पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर आपके पास। नेक्स्ट है बेटा, एक होता है मेसनर इफेक्ट। तो ये मेसनर इफेक्ट क्या होता है? देखिए अभी हम लोग 12th का इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 से लेके 10 तक हम उसका मैग्नेटिज्म का पार्ट पढ़ेंगे। तो वहां पता लगेगा कि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी भी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? मैग्नेट। मतलब कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है उसके पास मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आयरन। कौन? आयरन। आप ऐसा करिए, आयरन का एक छोटा सा पीस लीजिए। जैसे मैं बात करता हूं स्टेपलर की ऑलपिन ली और मान लीजिए ये मेरा मैग्नेट है। ये क्या है? मैग्नेट। और ये क्या है? ऑलपिन। इस ऑलपिन के पास क्या मैग्नेट की प्रॉपर्टी है? नहीं। अगर अभी आप किसी दूसरी आयरन की चीज के पास इस ऑलपिन को लेके जाओगे तो वो ऑलपिन उसके साथ चिपकेगा नहीं। बट क्या करना, उस ऑलपिन को थोड़ी देर के लिए इस मैग्नेट के पास चिपका के रखा और इस मैग्नेट से वापस को हटा लेना। अब इस ऑलपिन को जब हमने थोड़ी देर के लिए इस मैग्नेट के पास रखा तो इस ऑलपिन के पास क्या आ गई बेटा? मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ गई। अब अगर आप इसको किसी आयरन की गेट या किसी दूसरी आयरन की चीज के पास लेके जाओगे तो ये ऑलपिन उसके पास चिपक जाएगी। इसका मतलब क्या था कि उस ऑलपिन के पास पहले से ही मैग्नेट की प्रॉपर्टी थी, बस एक्टिव नहीं थी। क्या नहीं थी? एक्टिव नहीं थी। वो जो मैग्नेटिक फील्ड के पास है तो एक्टिव हो गई आपके पास। तो सेम काम हम कह रहे हैं कि कंडक्टर के पास क्या होती है? मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जैसे ही कोई कंडक्टर कौन सी कंडीशन में जाता है? सुपर कंडक्टिविटी की स्टेज पे चला जाता है तो उसकी मैग्नेट फील्ड या हम बोले मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल बिकम्स जीरो। जब कोई कंडक्टर सुपर कंडक्टिविटी की स्टेज में चला जाएगा तो उस मटेरियल के इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? जीरो। क्या हो जाता है? जीरो। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड मेसनर इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? मेसनर इफेक्ट। तो यहां से 3 डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, तीनों आपको लर्न करनी है। क्लियर है? उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं ओमिक रेजिस्टेंस एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। वो क्या होते हैं? ध्यान देना बेटा। छोटी सी डेफिनेशन है, ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। दिखाई दे रहा है पर आप लोगों को? दिख जाएगा। ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? ऐसे रेजिस्टेंस या कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओमिक रेजिस्टेंस। जैसे जितने भी कंडक्टर हैं, जैसे कि सारे कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करेंगे और अगर आप उसके वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ एक लीनियर होगा। कैसा ग्राफ होगा? लीनियर ग्राफ होगा। तो दैट सबस्टेंस इज कॉल्ड ओमिक रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल पूछे तो ऑल मेटल्स आर ओमिक रेजिस्टेंस। बस इतना ही पढ़ना है। नॉन ओमिक का मतलब क्या है बेटा? ऐसे रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, दैट इज कॉल्ड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो वो नॉन ओमिक बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप उनके V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ नॉन लीनियर होंगे। कैसे होंगे? नॉन लीनियर। इस टाइप के। ये तो लीनियर ग्राफ है और ये नॉन लीनियर है, तो ऐसे रेजिस्टेंस को क्या बोला जाएगा बेटा? नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। और इसके एग्जाम्पल पूछता आपसे। एग्जाम्पल में बात करें तो सेमीकंडक्टर। कौन? सेमीकंडक्टर से हम क्या क्या बनाते हैं? मैंने बताया था सेमीकंडक्टर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 16। तो वहां पे सेमीकंडक्टर की हेल्प से हम क्या क्या बनाएंगे? डायोड बनाएंगे। क्लियर है? हम क्या बनाएंगे बेटा? ट्रांजिस्टर बनाएंगे। वहां पे आपके पास वहां पे क्या बनाएंगे हम लोग? एलईडी की हेल्प से बनाएंगे। तो आप देखोगे डायोड के लिए जो V और I के ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनते हैं। तो बताओ क्या ये ग्राफ नॉन लीनियर है? यस।
डायोड इज ए नॉन ओमिक डिवाइस या नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ट्रांजिस्टर के लिए ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, तो बताओ ट्रांजिस्टर भी क्या बन जाएगा, नॉन ओमिक। एलईडी का ग्राफ आप लोग पढ़ोगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है आपके पास, तो ये एलईडी भी क्या बनेगी बेटा, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो एग्जांपल याद रखना, ओमिक में कौन आते हैं, ऑल मेटल्स, और नॉन ओमिक में कौन आते हैं बेटा आपके पास, सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर और एलईडी। तो कम से कम दो एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। ये तो हमने पढ़ा बेटा ओमिक और नॉन ओमिक आपके पास। नेक्स्ट देखो बेटा, हमें जो पढ़ना है डेट इज कार्बन रेजिस्टेंस। क्या पढ़ना है बेटा, कार्बन रेजिस्टेंस। देखिए आपकी जो 12th की लैबोरेटरी है, फिजिक्स की जो लैबोरेटरी है, उस लैबोरेटरी के अंदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम हम लोग जो अलॉय मेटल का वायर होता है, मैग्नीन का जो वायर आपके पास लैब में होता है, उसके थ्रू करते हैं आपके पास। क्लियर है? वहां पे जो मैग्नीन वायर का रेजिस्टेंस होता है वो इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। वहां पे क्या होता है बेटा, ये वायर है और आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा वायर। इस वायर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स रहता है, ये ऐसा नहीं कि आप कम ज्यादा कर सको, तो दैट इज कांस्टेंट। ये किसका बना है, मैग्नीन का, तो इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या देगी, कांस्टेंट। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर हमें रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो हमें किस पे डिपेंड होना पड़ेगा, लेंथ के ऊपर। इसका मतलब मान लीजिए आपका जो 1 मीटर वायर है वो 10 ओम रेजिस्टेंस देता है। 1 मीटर वायर कितना देता है, 10 ओम। क्लियर है? अगर मान लीजिए मुझे 1000 ओम रेजिस्टेंस चाहिए तो मुझे कितना मीटर वायर काम में लेना पड़ेगा, 1 मीटर 10 ओम देता है, डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो अप्रोक्सीमेट 100 मीटर लॉन्ग वायर मुझे यूज में लेना पड़ेगा। किसके लिए, केवल 1000 ओम का रेजिस्टेंस बनाने के लिए। ये मैंने एक जनरल सा एग्जांपल दिया। बताओ प्रैक्टिकल लैब में 100 मीटर वायर यूज में लेना क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक अल्टरनेट ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, अल्टरनेट। और वो अल्टरनेट कौन है बेटा, कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस का एक केमिकल मिक्सचर है, ऐसा मान लीजिए। क्या है, केमिकल मिक्सचर है, और उस केमिकल मिक्सचर को एक सिलेंड्रिकल शेप देते हैं। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको, क्या देते हैं, सिलेंड्रिकल शेप। ये सिलेंड्रिकल शेप मैंने इसको दिया और इसके साथ 2 कनेक्टिंग लीड कनेक्ट कर देता हूं। आपने देखा भी होगा, कनेक्टिंग लीड कनेक्ट कर देता हूं, तो ये जो डिवाइस बनेगा दैट इज कॉल्ड कार्बन रेजिस्टेंस। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, एक तो ये बहुत ज्यादा चीप होता है, सस्ता बहुत पड़ता है मेरे पास, शायद 3-4 रुपए का कोई एक रेजिस्टेंस आपके पास आता है। साथ ही साथ ये साइज में बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत छोटा है, इतना सा कुछ देता है आपको। क्लियर है? और नेक्स्ट, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। इसका रेजिस्टेंस कुछ किलो ओम में चलता है। किस ओम में, किलो। किलो का मतलब मिनिमम जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 1000 ओम के आसपास ही मिलेगा आपको, इससे कुछ ज्यादा होगा या कुछ कम होगा। आप लोग अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 1 टू लेकर 10 की पावर 9 ओम तक का रेजिस्टेंस इससे गेन कर सकते हैं। कितना बोल रहा हूं, 10 की पावर 1 टू लेकर 10 की पावर 9 ओम। 10 की पावर 9 बहुत वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू आपके पास हो गई। अब हमें यह नहीं जानना कि ये कैसे बनता है, हमें यह जानना है कि अगर ये कार्बन रेजिस्टेंस हमें मिल गया तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, रेजिस्टेंस वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। तो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा कि इसके अंदर वैसे भी कितने कलर है बेटा, 4 कलर है। 3 कलर तो एक दूसरे के नियर होते हैं, एक कलर थोड़ा सा दूर होता है। कोई भी 4 कलर हो सकते हैं। मान लीजिए कलर ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या बेटा, डी। कितने कलर है टोटल, 4। ध्यान रखिए जो ये 4th कलर होगा, कौन सा कलर, 4th, इसमें 3 ही चॉइस मिलेगी आपको। या तो ये होगा गोल्ड, या होगा सिल्वर, या होगा नो कलर, मतलब कोई कलर। गोल्ड और सिल्वर होगा तो यहाँ गोल्ड और सिल्वर की एक लाइन बनी होगी। अगर नो कलर हुआ तो फिर यहाँ पे कोई लाइन नहीं होगी, केवल 3 लाइनें होगी। किसके लिए, ए बी सी कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास। जब भी गोल्ड होता है तो ये इसकी होती है बेटा टॉलरेंस। क्या होती है, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है कि इतनी वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप
आपने 10th का एग्जाम दिया और 10th का एग्जाम दिया, रिजल्ट अभी आने में बाकी है, और आपसे कोई पूछता है कि बेटा बताओ 10th में आपकी कितनी % बन जाएगी, तो आप क्या अपनी एग्जैक्ट परसेंटेज बताओगे? नहीं, आप क्या बोलोगे कि 85 के अप्रोक्सीमेट, मतलब 85 से 2-3% या तो कम बनेगा, या 85 से 2-3% क्या बनेगा, ज्यादा। तो ये आपने जो 2-3% बोला अप और डाउन, डेट इज कॉल्ड टॉलरेंस। मान लीजिए इसने बोला कि ±2% है, तो डेट इज कॉल्ड टॉलरेंस। ये आपका क्या बेटा, टॉलरेंस है। तो आपको ये लर्न करना है, गोल्ड अगर लाइन है तो वो रिप्रेजेंट कर दीजिए टॉलरेंस कितना है, ±5%। अगर सिल्वर लाइन है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है ±10%, और 9 कलर का मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है ±20%। क्लियर है? जब भी आपको ऐसा कार्बन रेजिस्टेंस दे और उसके कलर दे, क्या दे, कलर, 2 क्वेश्चन बनते हैं, या तो वो क्या देगा, कलर, और फिर क्या पूछेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू, या वो रेजिस्टेंस देगा और फिर क्या पूछेगा, कलर। दोनों ही क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व कराने वाला हूं। ध्यान दीजिए, अगर वो कलर दे और रेजिस्टेंस पूछे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है AB × 10⁻⁶ ओम ±d%। क्लियर है? यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, अपना एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, मैथमेटिक्स यूज नहीं करनी। पता लगा, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे A की वैल्यू रखनी है और यहाँ B की, और किसी बच्चे ने AB को मल्टीप्लाई करके रख दिया। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं होते, केवल वैल्यू रखी जाती है आपके पास। A की जो भी वैल्यू वो रख दोगे, B की वैल्यू वो रख दोगे, मल्टीप्लाई 10⁻⁶ ओम ± क्या है, d% है। अब डायरेक्ट अपनी बात पे आते हैं कि किस तरीके से आप लोग कार्बन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए एक छोटा सा सॉन्ग आपको याद रखना है, BB रोय ROY, ग्रेड का G, ब्रिटेन का B, BB रोय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी का V और गुड का G, वाइफ का W, वहां से लाए गोल्ड सिल्वर नेकलेस का मतलब 9 कलर। अब देखो बेटा, पहले B का मतलब होता है ब्लैक, दूसरे B का मतलब है ब्राउन। याद रखना, पहले B का मतलब ब्लैक, दूसरे B का मतलब ब्राउन, R का मतलब रेड, O का मतलब ऑरेंज, Y का मतलब येलो। पहले G का मतलब है ग्रीन, थर्ड B का मतलब होता है ब्लू, V का मतलब वॉयलेट है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ग्रे, W का मतलब व्हाइट, गोल्ड का मतलब गोल्ड है, सिल्वर का मतलब सिल्वर है, और 9 कलर का मतलब 9 कलर। मैंने जितने भी वर्ड अंडरलाइन किए हैं और कैपिटल लेटर में लिखे हैं, वो सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वापस एक बार मेरे साथ बोलो, सॉन्ग क्या याद करना है, BB रोय ग्रेट ब्रिटेन, वहां से लाए गोल्ड सिल्वर नेकलेस। सॉरी, BB रोय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वहां से लाए गोल्ड सिल्वर नेकलेस आपके पास। क्लियर है? अब होगा क्या, इनके जितने भी कलर हैं, इन कलर के स्पेसिफिक नंबर गिवन है, और नंबर स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गोल्ड का पता ही है ±5%, सिल्वर का पता है ±10%, और 9 कलर का मतलब ±20%। अब कुछ एग्जांपल देता हूं 2 तरीके के। मान लीजिए ये कोई कार्बन रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है, और इस कार्बन रेजिस्टेंस के अंदर इस तरीके से कलर गिवन है। ये है रेड, ये है वॉयलेट, ये है आपके पास ऑरेंज, और ये मान लीजिए गोल्ड। क्लियर है? अब आपसे बोला कि ये कलर दे देगा, और कलर देने के बाद पूछेगा बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या है। 2019 में फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड का यही था, बस कलर चेंज थे वहां पे, बाकी पैटर्न यही था। अब देखो रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या, AB 10⁻⁶ ओम ±d%। बताओ पहले कलर पे कौन आता है, रेड का नंबर कितना है 2,
तो एक ही जगह रख दो 2। सेकंड पे कौन आता है बेटा? वोलेट। वोलेट का नंबर कितना है? 7, तो क्या रख दो 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर c। c का मतलब थर्ड कलर कौन है बेटा? ऑरेंज। ऑरेंज का नंबर कितना है? 3 ओम प्लस माइनस गोल्ड। गोल्ड कितना है बेटा आपके पास? प्लस माइनस 5%। That is value of this कार्बन रेजिस्टेंस। ध्यान रखना केवल वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करने मत लग जाना। पता लगा 7 × 2 14 हो गया, नहीं करना, केवल वैल्यू क्या करनी है? पुट करनी है। अब इसका दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है? दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा कि आपके पास ये जो कार्बन रेजिस्टेंस है इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा और बोलेगा बताओ उसके कलर के कोड का सीक्वेंस क्या है? कलर के कोड का सीक्वेंस क्या है? तो बताओ 2 वापिस से। अब मान लीजिए मैं रेजिस्टेंस दिख रहा हूं यहाँ पे, कितना रेजिस्टेंस है? 27 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ओम प्लस माइनस 5%। अब क्वेश्चन ये आता है क्या सर, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो हमेशा ये सॉन्ग मुझे लिखना पड़ेगा क्या? कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या सॉन्ग लर्न होना चाहिए। आप डायरेक्ट बता सकते हो कैसे? 2 काउंटिंग कहां से स्टार्ट हुई है? 0 से। तो 0 1 2 मतलब यहां तक सॉन्ग गाना है आपको। तो क्या सॉन्ग था? बी बी रोय, रो का आर आया तो बी बी आर। आर का मतलब पहला कलर कौन है? रेड। फिर का 7 काउंटिंग 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 मतलब यहां तक काउंट करना है। तो सॉन्ग करो बी बी आर ओ वाई ग्रेट ब्रिटेन वेरी। वेरी का मतलब वोलेट, सेकंड कलर वोलेट। फिर कौन है बेटा? 3 काउंटिंग कहां से? 0 से 0 1 2 3 सॉन्ग बोलो बी बी आर ओ ऑरेंज। थर्ड कौन है? ऑरेंज। और 5% का मतलब क्या होता है बेटा? गोल्ड। क्या होता है? गोल्ड। तो ये तो एक कार्बन रेजिस्टेंस को करने का तरीका है। इसको नोट्स कॉपी में कैसे लिखना है वो नीचे जो नोट्स गिवन है उससे आप देख लीजिएगा। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कि जो टॉपिक हमने अभी पढ़े उन टॉपिक के बेसिस के ऊपर, उन टॉपिक के बेसिस पे आपके बुक के कुछ ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है तो उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ध्यान देना बेटा, 2 ही क्वेश्चन है। एक तो है वेरी शॉर्ट 4th नंबर का। कौन सा? वेरी शॉर्ट। देखो वेरी शॉर्ट क्या कहता है? स्टेट 2 एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के 2 एग्जांपल बोलो। मैंने 3 लिखवाए थे, कौन कौन से? सर डायोड, ट्रांजिस्टर, एलईडी, कोई भी 2 लिख देना, क्लियर हो गया। ये तो था आपके पास वेरी शॉर्ट का 4th नंबर। फिर बात है बेटा मल्टीपल चॉइस में 9 नंबर क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस में 9 नंबर क्वेश्चन अभी जो करवाए उनमें से है। क्या क्वेश्चन है? ए कार्बन रेजिस्टेंस हैविंग कलर रिंग। कलर रिंग है कौन कौन सी? ब्लू, येलो, रेड एंड देन सिल्वर। कौन सी बेटा? सिल्वर आपके पास है। तो क्या पूछा है? द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर इज। अगर ये आपके पास क्या गिवन है? कलर रिंग गिवन है तो बताओ इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सबको बताया कि R इक्वल टू कितना होगा। पहला कौन है बेटा आपके पास? ब्लू। पहला कौन है? ब्लू। अब आपको सॉन्ग पता होना चाहिए। ऐसा करो सॉन्ग काउंट करो बी बी। पहले बी का मतलब ब्लैक होता है, दूसरे बी का मतलब क्या होता है? ब्राउन होता है। जो तीसरा बी आएगा उसका मतलब क्या होगा? ब्लू। तो मुझे कहां तक काउंट करना है? ब्लू तक। बी बी आर ओ वाई ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन बी आ गया। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे? 0 से 0 1 2 3 4 5 और 6। तो पहला क्या लिख दो? 6। फिर कौन है? येलो। येलो तक सॉन्ग काउंट करो बी बी आर ओ वाई। येलो आ गया। अब काउंटिंग 0 से करो 0 1 2 3 4। कितना? 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर रेड। रेड तक काउंट करो बी बी आर बी बी आर। रेड आ गया। काउंटिंग 0 से 0 1 2 10 की पावर 2 ओम प्लस माइनस। सिल्वर का मतलब पता होना चाहिए बेटा कितना? 10%।
दैट इज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।